हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम आरबीएससी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। के भौतिक स्वरूप का मतलब ये है कि राजस्थान को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और वो भाग कौन कौन से हैं और उनका कितना कितना प्रतिशत है जो राजस्थान में फैला हुआ है। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है: थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4, जो कि इम्पोर्टेंट है और इनके नाम क्या क्या है ये भी आप याद रखोगे। तो फर्स्ट है थार मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है, जो कि जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ऐसे कुछ राज्यों में फैला हुआ है। ये टोटल कितने 12 राज्य हैं जिनमें थार का मरुस्थल का पश्चिमी भाग फैला हुआ है। यह राज्य के 12 जिलों के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यह राजस्थान के लगभग 60% सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है इसमें रहती है। ये पहला विश्व का ऐसा मरुस्थल है जिसमें इतना जनसंख्या घनत्व है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता और वनस्पति, कृषि, सिंचाई साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ साथ अपने स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें बालुका स्तूप व स्थानीय भाषा में दोरे कहा जाता है। हम स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? दोरे, रेत के टीलों को। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतःप्रवाही प्रदेशों में व्यक्त किया गया है। भूमि तो जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र को ज्यादा कहते हैं क्योंकि उसमें वनस्पति भी कम होती है। घग्गर का मैदानी भाग जहाँ पे घग्गर नदी बहती है गंगानगर और हनुमानगढ़ तक। और अर्ध मरुस्थलीय भाग में कुछ भाग ऐसे आते हैं जहाँ पर कुछ वनस्पति भी होती है और पूरा मरुस्थल नहीं होता। और नागौर का उच्च भूमि क्षेत्र इसलिए कहता है कि यहाँ से जमीन थोड़ी उठी हुई है। और अंतःप्रवाही प्रदेशों का मतलब है कि इसमें कुछ नदियां ऐसी चलती हैं जिनका उद्गम भी राजस्थान के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर ही वो समाप्त हो जाती है। अब है आगे अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। इसको वलित पर्वत श्रृंखला है जिस क्योंकि अरावली पर्वतमाला है वो सबसे पुरानी मानी जाती है। विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है जो अरावली पर्वतमाला है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में जैसे कि हमारा ये राजस्थान हो गया, तो राजस्थान के इस साइड से खेड़ ब्रह्मा गुजरात से शुरू होकर आगे जाती है। वैसे तो रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक जाती है, लेकिन राजस्थान में इसका जो कुल विस्तार है वो 130 है और इसकी कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल से पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला
मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि सिरोही के अंदर है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आपको 1722 मीटर ही लिखना है। कुछ कुछ में 1727 दिया है, वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक मंदिर भी स्थित है जो कि 5 मीटर ऊंचा है, तो उसकी लंबाई को कई बार जोड़ लिया जाता है। यह राजस्थान के बीच में पड़ती है। ये है अरावली पर्वतमाला। जब अरब सागर की जो शाखा आती है तो उससे यहाँ पे राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि वो इसके ऐसे साइड से निकल जाती है, क्योंकि ये अवरोध पैदा नहीं करती, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं, मरुस्थल जैसे रह जाते हैं। यहाँ पे जो जैसलमेर के कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। अब ये जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा को रोकता है, अरावली पर्वतमाला, तो जिसके कारण इस क्षेत्र में बरसात होती है। ये हरा भरा मैदान है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्वी मैदान कहा जाता है। और ये पठारी भाग है, ये मालवा के पठार का हिस्सा है, हाड़ौती का पठार। और ये घग्गर का मैदान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है हमारा पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान चंबल, बनास, बाणगंगा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसके क्या जाता है, भीड़ कहा जाता है। और कौन सी नदी भीड़ बनाती है, तो चंबल नदी भीड़ बनाती है। सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे है, तो करौली में है या फिर धौलपुर में है। पहले धौलपुर, ज़्यादातर धौलपुर होता था, लेकिन अब करौली में सबसे ज़्यादा उत्खात भूमि पाई गई है। चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% संख्या निवास करती है मरुस्थल में, और 40% निवास करती है पूर्वी मैदानों में। ठीक है, और जो मरुस्थल था वो कितना प्रतिशत था, वो तो 61% था राजस्थान का। और जो वो अरावली पर्वतमाला है वो है 9%। पूर्वी मैदान कितने हैं, 23%। इन सभी को आप ध्यान में रखोगे अच्छे से। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह है एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण से 56 का मैदान भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो मैदान स्थित है माही नदी के कारण, उस मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठार क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित है। यहाँ की मिट्टी काली है, जो काफी उपजाऊ है, और यह कपास की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयुक्त है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख हैं सिरोही में स्थित उड़िया, अब्बू, उदयपुर, राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। उदयपुर व प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पहाड़, वही में है उड़िया एवं अब्बू। उदयपुर व राजसमंद के बीच में कौन सा स्थित है, बोराट का पठार है। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में जो ऊपरमाल का पठार स्थित है। उदयपुर व प्रतापगढ़ के बीच में लसाड़िया का पहाड़ स्थित है। अब है आगे जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति व प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। जहां राज्य के पश्चिमी में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर, उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, क्योंकि झालावाड़ जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर कहा जाता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक होती है, शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक होती है,
ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और जोधपुर आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू, और चूरू जो जिला है वो सबसे ठंडा होता है, सबसे गर्म भी चूरू होता है, सबसे ठंडा भी चूरू है। बॉक्स में यह भी जाने, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है उनको क्या कहता है, लू कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। अब है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर तक होती है। यहाँ अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से मानसून में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, जो कि 100 सेंटीमीटर होती है, जिससे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला बन जाता है झालावाड़ को। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है, लगभग 10 या फिर 5 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जो पर औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा का लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया और एक होता है पूर्वी या फिर दक्षिणी राजस्थान। तो इन दोनों में जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है या फिर जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में ये वृष्टिछाया प्रदेश हो गया, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। 10 से 5 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है जैसलमेर के सम गांव में। अब है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवनें चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। जो अगर स्थान की बात करें, सबसे ठंडा स्थान को कहा जाता है माउंट आबू बन जाता है, जबकि अगर जिला की बात करें तो सबसे ठंडा जिला होता है वो चूरू हो जाता है। यह भी जाने, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहता है, माउंट कहा जाता है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ है वो कहाँ से उठते हैं, वो उठते हैं भूमध्य सागर से। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे अच्छे से। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान में स्थित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है, गेहूं के लिए वरदान मान जाता है इस माउंट को। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ है, अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना। इसी के कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन अंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं अमानवीय कार्यों द्वारा उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। जब भी एक भी पेड़ पौधा नहीं रहता है तो इस प्रकार धीरे धीरे वहाँ की आसपास की वनस्पति है वो भी नष्ट होने लगती है। लोगों के द्वारा उनका बहुत अधिक दोहन किया जाता है, उनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण
पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए बना जाता है क्योंकि राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो रोकती है मरुस्थल को, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें भी कहीं कहीं बीच बीच में छेद हो गए हैं, जिसके कारण पहाड़ियों के टूटने के कारण वहां पर मरुस्थल का विस्तार और ज़्यादा होने लगा है। कुछ इन दरारों से मरुस्थल का विस्तार धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान की तरफ भी होने लगा है। इस प्रकार अब 61% इस मरुस्थल का विस्तार हो गया है। इसमें जो ये दिया हुआ है बंजर, बंजर किसको बोलते हैं? जो अनुपजाऊ होती है। बीहड़ उत्खात भूमि, नदी के जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि को उत्खात भूमि या फिर बीहड़ बोलते हैं। बीहड़ कहाँ पे ज्यादातर है? करौली में पाए जाते हैं। सम वर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा काल्पनिक रेखाएं होती है। जैसे कि जो 50 सम वर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो पश्चिमी राजस्थान और एक है पूर्वी या दक्षिणी राजस्थान। मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं होती है, जो मानसूनी हवाएं होती है, और इन्हीं से राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे है अपर्दन, जल या पवन के द्वारा मृदा का कटाव होना ही अपर्दन कहलाता है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? हिमालय पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र खालिस्तान के कारण, अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। चंबल नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसके कारण, और उसको क्या कहा जाता है? बीहड़ और उत्खात भूमि कहा जाता है। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।